हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस चैनल। चलिए बात करते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा? डिग्री ऑफ कार्बन और डिग्री ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, डिग्री ऑफ एल्कोहल के बारे में, डिग्री ऑफ हैलाइड्स के बारे में, डिग्री ऑफ अमीन्स के बारे में। थोड़ा सा बात करते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन मतलब कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है डायरेक्टली, उस पर डिपेंड करता था। डिग्री ऑफ एल्कोहल किस बात पर डिपेंड करता था? डिग्री ऑफ कार्बन पे, किस डिग्री के कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ एल्कोहल डिफाइंड होता था। डिग्री ऑफ हैलाइड्स कैसे डिफाइंड होता था? किस डिग्री ऑफ कार्बन पर हेलोजन जुड़ा था। मतलब एल्कोहल और हेलाइड्स की डिग्री कार्बन की डिग्री पर डिपेंड करती थी। ये हमने देखा था लास्ट लेक्चर में। डिग्री ऑफ अमीन थोड़ा सा अलग था। डिग्री ऑफ अमीन कैसे डिफाइंड था? नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है। अगर नाइट्रोजन केवल और केवल एक कार्बन जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी अमीन बोलते थे। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली दो कार्बन जुड़ा होता था उसे सेकेंडरी अमीन बोलते थे। अगर नाइट्रोजन तीन कार्बन जुड़ा हुआ तो उसे टर्सरी अमीन बोला जाता था। तो ये तो था लास्ट लेक्चर की बात, है ना। अब बात करते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं। आज हम सीखेंगे फंक्शनल ग्रुप के बारे में, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में और एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, खासकर आइसोमरिज्म वाले पार्ट में, जहां पर इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हमें देखने को मिलते हैं आइसोमरिज्म में। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन बेसिकली क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में हमें बहुत हेल्प करता है कि स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट कैसे किया जाए। किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने तरह के स्ट्रक्चर ड्रॉ किए जा सकते हैं, वो हमें बताता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या है? फंक्शनल ग्रुप इज द आइडेंटिटी, किसी भी मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी है। ये कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम है जो उस मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी के बारे में बात करता है, जिस पर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है और उस मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टी भी डिपेंड करती है। ठीक है ना। तो हम कैसे बोल रहे हैं इसको? इट इज एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच डिसाइड द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ गिवन कंपाउंड। सिंपली क्या है? आइडेंटिटी है। किसी भी मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी क्या है? कोई एटम है या कोई ग्रुप ऑफ एटम है जो उसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है। तो उस एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम को हम क्या बोलते हैं? उस कंपाउंड का फंक्शनल ग्रुप। जैसे हेलोजन, कार्बन से हेलोजन लगा है तो हम उसको हेलाइड्स बोलते हैं। अगर सेचुरेटेड कार्बन sp3 कार्बन से अगर OH लगा होगा तो हम उसे एल्कोहल बोलेंगे। C डबल बॉन्ड O को हम कार्बोनाइल ग्रुप बोलते हैं। अगर इसके दोनों तरफ कार्बन हो तो इस फंक्शनलिटी को हम कीटोन बोलते हैं। अगर कार्बोनाइल के दोनों एक तरफ हाइड्रोजन हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड के फंक्शन। तो ये हमारा क्या है? कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ये हमारा हेलाइड्स है, ये हमारा एल्कोहल है, ये हमारा एल्डिहाइड है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या आता था? क्या हो सकता है? हमारा कोई एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो उस मॉलिक्यूल की आइडेंटिटी के बारे में बात करता है, जिस पर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टी उसकी डिपेंड करती है और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो चलिए कुछ लिस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें केवल और केवल क्या हो? कार्बन और हाइड्रोजन हो। जैसे एल्कीन, एल्कीन की फंक्शनलिटी में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक। ऐसे ही एल्काइन के फंक्शनलिटी में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है। ठीक। बेंजीन एक स्पेशल फंक्शनलिटी है एक तरह की, जिसमें आपका अल्टरनेटिव पाई बॉन्डेड सिस्टम होता है और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है बेटा? ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। क्या है एरोमेटिक कंपाउंड? आगे जानेंगे आप एरोमेटिक कंपाउंड किससे बोलते हैं। ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स। ऑर्गेनिक में बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं। जैसे एल्कोहल, एल्कोहल में OH हमारा sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। बार बार मैं बोल रहा हूं, OH sp3 कार्बन से जुड़ा होना चाहिए। कभी भी R, ये अल्काइल ग्रुप है, R स्टैंड फॉर अल्काइल ग्रुप, कभी भी R H के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर R H हो जाएगा तो भाई ये वाटर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। और कैसा कार्बन? सेचुरेटेड कार्बन। अब वो एल्काइल ग्रुप एक कार्बन का है तो एक कार्बन का एल्कोहल, एल्काइल ग्रुप दो कार्बन का है तो दो कार्बन का एल्कोहल, एल्काइल ग्रुप तीन कार्बन का है तो तीन कार्बन का एल्कोहल। ठीक है। ईथर की फंक्शनलिटी क्या होती है? ईथर की फंक्शनलिटी में ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या होना चाहिए? कार्बन होना चाहिए। तो ऐसी फंक्शनलिटी को क्या बोलते हैं? हम ईथर बोलते हैं। एल्डिहाइड की फंक्शनलिटी C डबल बॉन्ड OH, इस फंक्शनलिटी को हम क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। अगर किसी भी कंपाउंड में ये हमें दिखता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? एल्डिहाइड। कीटोन की फंक्शनलिटी, जो कार्बोनाइल कार्बन है हम इसको बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप,
और इस कार्बन को बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन। क्या बोलते हैं? कार्बोनाइल कार्बन। अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ कार्बन हो तो ऐसी फंक्शनैलिटी क्या कहलाती है? कीटोन्स। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इस पूरे फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं? इस पूरे ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर ये आर एच भी हो सकता है, ये हमारा अल्काइल ग्रुप है। ठीक है ना। तो यहाँ पर H हो सकता है, तब क्या होगा? एक कार्बन का एसिड हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर CH3 है तो ये दो कार्बन का एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो डिपेंड करता है R कितने कार्बन का है, उस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा एसिड कितने कार्बन का होगा। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड की फंक्शनैलिटी में क्या होगा? C डबल बॉन्ड O OH। कार्बोक्सिलिक एस्टर क्या होता है? अब एस्टर में कुछ खास नहीं है, ये एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है। क्या है? ये एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है। किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है। तो जो हमारा कार्बोक्सिलिक एस्टर है, ये एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हाइड्रोजन है उसकी जगह पे कोई कार्बन आ जाए, चाहे वो एक कार्बन का हो, दो कार्बन का हो, चाहे कितने भी कार्बन का हो। तो अगर इस हाइड्रोजन की जगह पर कोई कार्बन है तो हम फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं? एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। यहां पर ये जो R डैश है कभी भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर हाइड्रोजन होगा तो ये एसिड हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेसिकली कार्बोक्सिलिक एस्टर एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का, जहां पर ये हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो जाता है? कोई कार्बन आ जाता है। ठीक। हाइड्रोपेरोक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं हम? इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोपेरोक्साइड। इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलेंगे हम? हाइड्रोपेरोक्साइड। पेरोक्साइड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको बोल देंगे पेरोक्साइड। ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तरफ हाइड्रोजन हो और एक तरफ कार्बन हो तो हम इसको बोलेंगे क्या? हाइड्रोपेरोक्साइड। ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोपेरोक्साइड में एक तरफ हाइड्रोजन है, दूसरी तरफ कार्बन है। और पेरोक्साइड में दोनों तरफ क्या है? कार्बन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। एसिड एनहाइड्राइड, जैसे कार्बोक्सिलिक एस्टर एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी था कार्बोक्सिलिक एसिड का, वैसे ही एसिड एनहाइड्राइड भी एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ये कैसे बनता है? इसका एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है तो इसी से कहीं ना कहीं बना होगा। तो कैसे बनता है? दो कार्बोक्सिलिक एसिड से एक वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो जो बनने वाली फंक्शनैलिटी होगी वो क्या होगी? एसिड एनहाइड्राइड कहलाएगी। तो ये भी एक तरह का क्या है? एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। ठीक है। अब बात करते हैं कार्बोनेट एस्टर किसे बोलते हैं। आप कार्बोनेट आयन तो जानते होंगे, C डबल बॉन्ड O निगेटिव, O निगेटिव। बस इसी ऑक्सीजन पे क्या लगा दे? कोई अल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं हम? कार्बोनेट एस्टर बोलते हैं। फिर फिनॉल, बेंजीन से OH लग गया तो इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो हमने वो सारे ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनैलिटी के बारे में बात करी जो हमारे कोर्स ऑफ सिलेबस में है। अगर बात करें सल्फर कंटेनिंग फंक्शनैलिटी की, तो सल्फर जो एटम है बेटा, ऑक्सीजन सल्फर, तो वो सेम ग्रुप का है। ठीक। तो यहां पर जैसे एल्कोहल में यहां पर क्या होता था? OH होता था। एल्कोहल में क्या होता था? OH। अगर SH है तो क्या बोल देंगे उसको? थायोल। देखो सारी फंक्शनैलिटी आप ऑलमोस्ट मैच करती हुई दिखेगी। जैसे एल्कोहल में O होता था तो यहां पर SH है, तो यहां सल्फर है ऑक्सीजन की जगह पर। ईथर में क्या होता था? ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन होता तो हम उस फंक्शनैलिटी को क्या बोलते थे? ईथर बोलते थे। यहां थायो ईथर बोलते हैं। थायो सल्फर का ही क्या है? एक नाम है थायो। जैसे नाइट्रोजन का नाम एजो होता है, वैसे ही सल्फर का नाम क्या है? थायो। तो थायो ईथर में फंक्शनैलिटी में क्या होता है? सल्फर के दोनों तरफ क्या हो? कार्बन हो, तो ऐसे फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं हम? थायो ईथर। थायल, थायल को याद रखने के लिए बेसिकली आप याद रख सकते हैं एल्डिहाइड की फंक्शनैलिटी में जहां पर ऑक्सीजन है वहीं पर क्या है? यहाँ पर सल्फर को, ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस कर दिया जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? थायल। वैसे कीटोन की फंक्शनैलिटी याद कीजिए। कीटोन की फंक्शनैलिटी में हमारा कार्बोनाइल कार्बन के दोनों तरफ क्या था? C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ
कार्बन था, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह पे कैसे रिप्लेस कर दिया गया, सल्फर से, तो ये थायोन हो गया। तो एक तरह से देखें तो जो ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप थे उसमें ऑक्सीजन को हटाकर सल्फर रख देने पर अदर फंक्शनैलिटी है ना, जैसे थायल हो गया, थायो ईथर हो गया, थायल हो गया, थायोन हो गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप और भी हैं, जैसे सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड कैसे बोलते हैं, जब ये फंक्शनैलिटी होती है सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन OH, इस फंक्शनैलिटी को बोलते हैं, इस ग्रुप ऑफ एटम को बोलते हैं क्या, सल्फोनिक एसिड। तो अगर H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, OH अगर कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलेंगे हम, सल्फोनिक एसिड। अब सल्फोनिक एस्टर की बात करो तो ये सल्फोनिक एसिड का एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है जिसमें हाइड्रोजन की जगह पर क्या है, कोई कार्बन है, इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या है, कोई कार्बन है। ठीक है, तो सल्फोनिक एस्टर भी एक तरह का क्या है, एक डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है किसका, सल्फोनिक एसिड का। ठीक है, नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करते हैं जिसमें नाइट्रोजन एटम हो, जैसे अमीन्स। अमीन किसको बोलते हैं, जिसमें नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हो, जहां पर नाइट्रोजन सिंगल बॉन्डेड जुड़ा हो, नाइट्रोजन पर मल्टीपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर नाइट्रोजन पर मल्टीपल बॉन्ड है तो उसको हम अमीन्स नहीं बोलते। ठीक है, तो अमीन्स कितने तरीके के होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्सरी अमीन। अगर नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम प्राइमरी अमीन बोलते थे, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में इसके बारे में बात भी करी थी। अगर नाइट्रोजन डायरेक्टली दो कार्बन से अटैच है तो इसको हम सेकेंडरी अमीन बोलते हैं। अगर नाइट्रोजन हमारा 3 कार्बन से अटैच है तो उसको हम टर्सरी अमीन बोलते हैं। फिर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड की बात करें तो ये फंक्शनैलिटी साइनाइड, साइनाइड के फंक्शनैलिटी में कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है जो कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, जरूरी है। यहाँ पर H होगा तो ये साइनाइड नहीं बोला जाएगा, तब वो तो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन साइनाइड है, हाइड्रोजन साइनाइड है। साइनाइड ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, किसी कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, साइनो ग्रुप। सीन को क्या बोलते हैं, साइनाइड फंक्शनैलिटी। ऐसे ही NC को क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनेट में क्या होता है, N डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनेट। जहां पर नाइट्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो तो इस पूरे फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनेट। ठीक, नाइट्रो, नाइट्रो में हमारा NO2 ग्रुप, NO2 ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो ग्रुप। अब यहां ध्यान देंगे ये भी एक तरह से NO2 है और ये भी एक तरह से NO2 है। जब नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन का NO2 ग्रुप का नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा है तभी हम उसको नाइट्रो ग्रुप बोल रहे हैं। अगर NO2 ग्रुप का ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। तो नाइट्राइट की फंक्शनैलिटी ये है जिसमें ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा हुआ है, और नाइट्रो ग्रुप की फंक्शनैलिटी ये है जिसमें नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भूल जाता है किसको नाइट्रो किसको, तो नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन है ना, नाइट्रो मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जुड़ा हो, नाइट्राइट में ऑक्सीजन जुड़ा होना चाहिए। ठीक, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फिर नाइट्रोसो, नाइट्रोसो भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है जिसमें NO को क्या बोलते हैं हम, नाइट्रोसो। ये हमारा नाइट्रोसो फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ऑक्सीन से रिलेटेड हम बहुत सारे रीअरेंजमेंट देखते हैं जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो ऑक्सीन में क्या होता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और इससे OH लगा होना चाहिए। इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और उससे क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। ऐसी फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीन। एसिड अमाइड, ये भी एक तरह का क्या है, एसिड डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है, जहां पर हम बोलते हैं ये कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव फंक्शनैलिटी है, जहां पर OH को हटाकर क्या लिखा गया है, NH2 लिखा गया है। तो ये भी एक तरह का क्या है, एसिड डेरिवेटिव है। ठीक है, अजाइड RN3, अल्काइल अजाइड N3, इस फंक्शनैलिटी को क्या बोलते हैं हम, अजाइड। ठीक है, अब बात करते हैं आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। क्या होता है डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? जैसे मान लीजिए कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हमारा मॉलिक्यूल है, इसमें अगर एक H2 मॉलिक्यूल ऐड कर दे तो ये CH3
मतलब ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो बेसिकली अनसेचुरेशन क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसके कई सारे नाम हैं, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स। किसी भी मॉलिक्यूल को ओपन चेन सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है उसको बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी कंपाउंड को ओपन चेन सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है अगर हम उसको फुलफिल कर दे तो कंपाउंड ओपन चेन सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओपन चेन सेचुरेटेड, सेचुरेटेड का मतलब कहां, जहां पर कोई भी मल्टीपल बॉन्ड ना हो। ओपन का मतलब है कोई भी साइक्लिक रिंग ना हो, ओपन चेन कंपाउंड। तो किसी कंपाउंड को ओपन चेन सेचुरेटेड में कन्वर्ट करने के लिए जितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी को बोलते हैं क्या, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल की अगर आप बात करेंगे तो इसमें कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अगर इसको H2 से रिएक्शन करा दिया जाए तो हमारा ये कंपाउंड बन जाता है जिसमें कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है। तो ये इस मॉलिक्यूल को ओपन चेन सेचुरेटेड कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की डेफिशिएंसी है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। ऐसे ही ये साइक्लिक कंपाउंड है, इस साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन में कन्वर्ट करने के लिए कितने हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। तो इसलिए बोल सकते हैं इस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, 1 है। इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, 1 है। मतलब अगर इन मॉलिक्यूल को एक एक मोल हाइड्रोजन प्रोवाइड कर दिया जाए तो ये ओपन चेन सेचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की। कैलकुलेशन, अगर स्ट्रक्चर गिवन होगा तो हम कभी बता सकते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है कितना। क्या देखेंगे स्ट्रक्चर में, कितने पाई बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड क्लोज रिंग। हम पार्टिकुलरली अगर हमें स्ट्रक्चर गिवन हो तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैलकुलेट करना हमारे लिए बहुत आसान काम है। बस मुझे क्या देखना है, उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड है, उस पार्टिकुलर स्ट्रक्चर में कितने पाई बॉन्ड है और कितने क्लोज रिंग है। ये हमें क्या बताएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में बताएगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में बताएगा, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल को देखिए, इस मॉलिक्यूल में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आपको नहीं दिख रहा लेकिन एक क्लोज रिंग है। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, 1, क्योंकि एक क्लोज रिंग है, ठीक। ऐसे दूसरे मॉलिक्यूल की बात करेंगे आप तो इसमें देखिए कोई क्लोज रिंग नहीं है लेकिन एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई बॉन्ड है। तो एक पाई बॉन्ड है तो इसलिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, 1 हो गया। ऐसे इस मॉलिक्यूल की बात करें तो इसमें एक क्लोज रिंग है और एक पाई बॉन्ड है, तो यहां पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा, क्लोज रिंग के रिस्पेक्ट में 1 और पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में 1, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया आपका, 2 हो गया। चलिए कुछ प्रैक्टिस करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में जिसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आप बता सकते हैं, जिसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बता सकते हैं। ये कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जिसके डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन के बारे में आज बात करते हैं। चलिए इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, क्योंकि इसमें केवल पाई बॉन्ड ही है, कोई क्लोज रिंग नहीं है। कितने पाई बॉन्ड है बेटा, 2 पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर इस मॉलिक्यूल की बात करें, इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना होगा, इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हमारा कितना होगा, तो देखिए तो एक क्लोज रिंग है और इस क्लोज रिंग में कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। तो यहीं से कितना डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ जाएगा, 4, एक क्लोज रिंग और एक 3 पाई बॉन्ड, और यहां पर भी एक पाई बॉन्ड है, तो टोटल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक। यहां से कितना आया, यहां से आया 4, क्योंकि एक क्लोज रिंग प्लस 3 पाई बॉन्ड, यहां से 4 हो गया और एक पाई बॉन्ड ये अलग से है, तो 4 + 1 कितना हो गया आपका, 5, ठीक है। तो स्ट्रक्चर गिवन है तो हमारे लिए बहुत आसान काम है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बताना। बस मुझे क्या देख लेना है, कितने क्लोज रिंग है और कितने पाई बॉन्ड है। फिर यहां देखिए यहाँ कितने पाई बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, तो इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। फिर इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें इसमें कितनी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, तो यहाँ ध्यान दीजिए इसमें 2 क्लोज रिंग है, एक क्लोज रिंग तो हमारा ये हो गया, एक क्लोज रिंग तो हमारा ये हो गया और दूसरा क्लोज रिंग ये हो गया।
अब इसमें पाई बॉन्ड देखिए, 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड, 5 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं और 2 क्लोज रिंग दिख रहा है। तो इसका मतलब इसमें डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना हो गया, 5 + 2 7। ठीक है ना। एक बार और रिपीट करते हैं, देखिए इसमें 2 क्लोज रिंग हो गए, ये वाला एक क्लोज रिंग हो गया और ये वाला एक क्लोज रिंग हो गया। ठीक ठीक है ना। तो 2 क्लोज रिंग हो गए और मल्टीपल बॉन्ड आपको कितने दिख रहे हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो 5 + 2 टोटल डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना हो गया, 7 हो गया। ठीक है ना। चलिए इस स्ट्रक्चर को देखिए, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको कैसा है ये स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है जिससे इन दोनों कार्बन से एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो जानते हैं इसमें कितने क्लोज रिंग है। अब ध्यान से देखिए तो इसमें क्लोज रिंग एक दिख रहा है ना, एक क्लोज रिंग तो ये है और दूसरा क्लोज रिंग ये है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो एक फंडामेंटल तरीका होता है डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताने का। अगर आपको कभी दिक्कत आए तो आप ये यूज कर सकते हैं। जैसे अगर हम इसमें कितने पाई बॉन्ड को ब्रेक करें, जैसे कितने मिनिमम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड नहीं, कितने मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड को ब्रेक करें जिससे वो ओपन चेन सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाए। जैसे एक बॉन्ड में तोड़ दिया तो अभी क्लोज रिंग है ना, हमने कितने बॉन्ड तोड़े, एक बॉन्ड को ही तोड़ देता हूं। जैसे मान लो कि इस बॉन्ड को मैं तोड़ने की बात कर रहा हूं, इसको तोड़ देता हूं, फिर भी एक क्लोज रिंग तो बच गया ना, ये वाला जो क्लोज रिंग है, ये ऐसे है स्ट्रक्चर इस तरह से। ठीक है। तो अगर एक और बॉन्ड तोड़ दें, मान लो कि मैंने ये वाला बॉन्ड तोड़ दिया, ये वाला, तब कोई क्लोज रिंग नहीं बचा, ये प्योरली मॉलिक्यूल क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया चेन फॉर्म में, कोई क्लोज रिंग नहीं है। तो किसी, जैसे मान लीजिए इसमें बात करें कि कितने क्लोज रिंग है, तो एक बॉन्ड तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बॉन्ड तोड़ दोगे, एक बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, ओपन चेन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या हो गया, क्लोज हो गया। जिससे पता चलता है कि अगर किसी भी रिंग को हम ब्रेक करें मिनिमम नंबर ऑफ बॉन्ड को तोड़कर जिससे वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाए, तो उस मॉलिक्यूल की डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन उतनी होगी जितने बॉन्ड आपने मिनिमम तोड़े हैं। ठीक है ना। तो एक तरीका ये हो गया डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन बताने का। ठीक। इस मॉलिक्यूल, इस रिंग में बात करें कि इसमें डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना है इस मॉलिक्यूल में, तो इसमें देखें तो आपका 2 रिंग, तो अभी आपने देखा कि इसका डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना है, 2 था, 2 क्लोज रिंग है। इसमें डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन की बात करें तो 2 क्लोज रिंग हो गया प्लस 1 पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना हो गया, 2 + 3 मतलब 5। यहां पे बात कीजिए तो एक क्लोज रिंग यहां पे दिख रहा है आपको, एक, 2 क्लोज रिंग, ये 3 क्लोज रिंग और ये 4 क्लोज रिंग। तो जब ऐसे स्ट्रक्चर्स आते हैं तो ध्यान रखिएगा आपको मिनिमम नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करने हैं। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड, मिनिमम नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड ब्रेक करने हैं जिससे वो ओपन चेन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने आपने सिग्मा बॉन्ड तोड़े उतना ही क्या है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का। जैसे यहां पर बात कर रहे हैं हम कि इस बॉन्ड को ब्रेक कर दिया जाए, कितने बॉन्ड ब्रेक कर दिए मैंने, 1, तभी तो ये क्लोज रिंग हमें दिख रहा है यहां पर, है ना। तो चलो इसको भी तोड़ देते हैं, इस बॉन्ड को भी हमने ब्रेक कर दिया, इस बॉन्ड को भी हमने ब्रेक कर दिया। फिर भी मुझे क्लोज रिंग ये पीछे से दिख रहा है 1, ये क्लोज रिंग है। ठीक। अगर मैं इस बॉन्ड को भी ब्रेक कर दूं, किसी एक बॉन्ड को, चलो मैंने इसको ब्रेक कर दिया, पीछे वाला जो बॉन्ड है, अब देखोगे तो एक क्लोज रिंग अभी भी है ये, तो एक बॉन्ड और तोड़ दूं, अगर मैं इस बॉन्ड को तोड़ दूं तो क्या अभी कोई रिंग क्लोज है। अब ध्यान से देखिए, जो बचा हुआ पार्ट है वो ये है, कहीं क्लोज है क्या, कोई क्लोज रिंग नहीं है। कितने बॉन्ड आपने ब्रेक किए, 1 2 3 एंड 4, मतलब इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ फ्रस्ट्रेशन कितना होगा, 4 हो जाएगा। ठीक है ना। इस तरीके से हम बता देते हैं अगर स्ट्रक्चर गिवन हो
तो हम बता सकते हैं कि उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन होगा कितना। ठीक है ना। चलिए केस 2, अगर हमें स्ट्रक्चर नहीं गिवन हो, हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन हो, अगर हमें स्ट्रक्चर ना गिवन ना देकर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हो, तो कैसे बताएंगे कि इस मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना होगा। तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन इक्वल्स टू C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक, जहां पर C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, X क्या है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन कितने नंबर में है इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जो भी हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है उसमें कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने हेलोजन एटम है, कितने नाइट्रोजन एटम है, अगर ये इसकी इंफॉर्मेशन मुझे है तो मैं बता सकता हूं कि उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है कितना। अगर सपोज करो डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन आया 1, तो ये क्या बताता है, या तो उस मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड होगा या तो उस मॉलिक्यूल में एक रिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता क्योंकि ड्यू कितना आया, 1 आया है। इतनी बात समझ में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिया C4H8, अगर C4H8 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे, C4H8 के लिए अगर आप कैलकुलेट करेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, तो चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 प्लस 1 माइनस H कितना है, 8, कोई हाइड्रोजन कोई हेलोजन और कोई नाइट्रोजन इसमें नहीं है, केवल कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो हमारा ड्यू कितना आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 प्लस 1 5 माइनस 4 मतलब 1 आ गया। इसका मतलब इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल का ड्यू कितना आया, 1 आया। इसका मतलब तो हम ये बोल सकते हैं, तो या तो इसमें एक पाई बॉन्ड होगा या फिर एक क्लोज रिंग होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो ये हमें हेल्प करता है स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करने में, कितने तरीके के स्ट्रक्चर हम इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे हमें ये पता चल गया ना भाई कि इसमें कितने पाई बॉन्ड है, केवल एक पाई बॉन्ड है या फिर एक रिंग होगा, क्लोज रिंग, बस इतना मुझे इंफॉर्मेशन है तो मैं हर एक स्ट्रक्चर को क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, हमने ऐसे कर लिया 4 कार्बन, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, यहां हो सकता है या फिर यहां पर हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक, या फिर ऐसे हो सकता है। तो जितनी पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया पाई बॉन्ड से रिलेटेड। कार्बन हम मेंटेन कर रहे हैं, 4 कार्बन है, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड, 4 कार्बन यहां पर भी है और डबल बॉन्ड है, 4 कार्बन यहां पर भी है और डबल बॉन्ड है। तो मुझे क्या मेंटेन करना है, नंबर ऑफ कार्बन एंड ड्यू। जैसे हम मेंटेन करेंगे अपने आप ही हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप हाइड्रोजन के बारे में मत सोचिए, बस आप ध्यान रखिए कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कितना है, 4 आया, तो मुझे 4 कार्बन मेंटेन रखने हैं और एक ड्यू मेंटेन रखना है। एक ड्यू मेंटेन रखने के लिए मुझे या तो एक पाई बॉन्ड बनाना पड़ेगा, नहीं तो एक क्लोज रिंग बनाना पड़ेगा। अब 4 कार्बन है तो मैं क्लोज रिंग ऐसा बना सकता हूं, 4 कार्बन को लेकर, एक क्लोज रिंग 3 कार्बन को लेकर बना सकता हूं, उस पर एक कार्बन लगा दो, 4 कार्बन हो गया टोटल। तो इस पार्टिकुलर दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या है, इस दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या 4 कार्बन भी मेंटेन हो गया और एक ड्यू भी मेंटेन हो गया। मतलब डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन हमें आइडिया दे देता है कि मैं किसी भी गिवन मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से कितने तरह के स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकता हूं। क्लियर है। चलो कुछ इसके एप्लीकेशन देखते हैं। देखो हमें एक आइडिया मिल गया ना, हमें क्या एक आइडिया मिल गया है कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करने से हमें बहुत क्या फायदा हो रहा है कि मुझे यह पता चल जा रहा है कि मैं कितने तरीके से मॉलिक्यूल को क्या कर सकता हूं, ड्रॉ कर सकता हूं। ठीक है ना। कुछ एप्लीकेशन देखते हैं, जैसे मान लीजिए किसी कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो, एप्लीकेशन ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में बात कर रहे हैं। किसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो भी हो, जितने भी कार्बन का, जितने भी उसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, व्हाटएवर गिवन इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अगर केवल कार्बन और हाइड्रोजन है तो इतना तो पक्का है कि वो कोई या तो एल्केन हो सकता है, नहीं तो एल्कीन होता है, नहीं सकता एल्काइन हो सकता है। लेकिन अगर मैं उसका ड्यू कैलकुलेट कर लूं, ड्यू कैलकुलेट करूं और ड्यू 0 आ गया, तो भाई एक भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं है। जब एक भी पाई बॉन्ड नहीं है और केवल कार्बन हाइड्रोजन है, तो वो एक्चुअली मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किस कंपाउंड का होगा, एल्केन से रिलेटेड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। एल्कीन तो नहीं हो सकता, अगर एल्कीन होता तो ड्यू कितना आता, 1 आता।
अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन हो लेकिन ड्यू क्या आ जाए, 1 आ जाए। ड्यू 1 आने का मतलब ये हो गया या तो एक पाई बॉन्ड होगा नहीं तो एक रिंग होगा। मतलब हमारा या तो एल्कीन हो सकता है या फिर वो कोई साइक्लो एल्केन हो सकता है। जैसे 3 कार्बन का ये हमारा कंपाउंड है तो ऐसे भी हो सकता है, और 3 कार्बन का कंपाउंड ऐसे, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C3H6, और इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है आपका, C3H6 है। ठीक है ना। तो अगर मॉलिक्यूल में केवल केवल और केवल कार्बन हाइड्रोजन हो और ड्यू 1 आए तो या तो वो एल्कीन हो सकता है नहीं तो साइक्लो एल्केन हो सकता है। ठीक। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन आए, केवल कार्बन हाइड्रोजन, कोई ऑक्सीजन नहीं है कोई नाइट्रोजन नहीं है, केवल और केवल क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और ड्यू 2 आए तो ये हमें क्या बताता है, 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं। दो दो पाई बॉन्ड होने के अलावा क्या हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है और एक रिंग हो सकता है, या फिर 2 रिंग हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है बात। अगर ड्यू 2 आया तो हमें ये बता रहा है कि पाई बॉन्ड कितने हो सकते हैं, 2 हो सकता है। अब पाई बॉन्ड 2 होने के लिए या तो एक ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड कितने आ गए, 2 आ गए। ट्रिपल बॉन्ड में पाई बॉन्ड 2 आ गए, तो वो तो क्या हो सकता है, या तो एल्काइन हो सकता है या फिर डाइइन हो सकता है। अगर ऐसा भी तो हो सकता था कि रिंग और एक पाई बॉन्ड हो, तब भी तो ड्यू क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। एक क्लोज रिंग हो और एक पाई बॉन्ड हो, तब भी हमारा क्या हो जाएगा, हमारा ड्यू मेंटेन हो जाएगा। इसका मतलब वो साइक्लो एल्केन भी हो सकता है। अगर ड्यू 2 आया, साइक्लो एल्केन नहीं, साइक्लो एल्कीन, ये साइक्लो एल्कीन। अगर कार्बन हाइड्रोजन है, ड्यू 2 आया है, तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो सकता है, वो एल्काइन हो सकता है नहीं तो डाइइन हो सकता है, या फिर साइक्लो एल्कीन हो सकता है, या फिर बाई साइक्लो कंपाउंड हो सकता है जिसमें 2 रिंग हो, तभी तो 2 ड्यू मेंटेन हो जाएगा। अब बाई साइक्लो कंपाउंड 2 तरीके के होते हैं, स्पायरो कंपाउंड और फ्यूज्ड कंपाउंड। स्पायरो कंपाउंड उसे बोलते हैं जिसमें एक कार्बन से 2 रिंग जुड़ा हो, ऐसे करके, ऐसे करके क्या है, स्पायरो कंपाउंड। और फ्यूज्ड कंपाउंड इसे बोलते हैं जिसमें एक बॉन्ड से 2 रिंग जुड़ा हो, इस बॉन्ड से 2 रिंग जुड़ा हुआ है। तो ड्यू 2 होने पर या तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, वो एल्काइन हो सकता है या फिर डाइइन हो सकता है, या फिर वो कोई साइक्लो एल्कीन हो सकता है या बाई साइक्लो कंपाउंड हो सकता है। ठीक है। तो ड्यू 2 हमें यही इंफॉर्मेशन दे रहा था, या तो 2 पाई बॉन्ड हो सकते हैं, या तो एक रिंग हो सकता है, एक पाई बॉन्ड हो सकता है, या दोनों के दोनों रिंग हो सकते हैं, हमारा ड्यू मेंटेन हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं, कार्बन हाइड्रोजन हो लेकिन ड्यू कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो जनरली आपने देखा था जब बेंजीन था तो इसका ड्यू कितना था, 4 था। 3 पाई बॉन्ड और एक क्लोज रिंग, तो 4 आया था। तो जब भी मॉलिक्यूल में कार्बन हाइड्रोजन हो और ड्यू क्या है, 4 आ जाए, तो समझ लीजिएगा उसमें कहीं ना कहीं बेंजीन रिंग होने की प्रोबेबिलिटी है। फिर से रिपीट करता हूं, अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन हो और ड्यू 4 आ जाए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो कंपाउंड बेंजीन रिंग कंटेन किए हुआ होगा। क्लियर है, बोलो भाई, सही है ना। अगर आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन, देख लो कितना इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मैं बता पा रहा हूं कि ये इतने तरह के स्ट्रक्चर इससे ड्रॉ किए जा सकते हैं। अगर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, एक ऑक्सीजन, केवल और केवल एक ऑक्सीजन, सिंगल ऑक्सीजन, ओनली 1 ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, 2 ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूं, केवल और केवल एक ऑक्सीजन हो। कार्बन हाइड्रोजन चाहे जितने हो लेकिन ऑक्सीजन कितना हो, केवल और केवल एक हो। तो अगर ड्यू 0 आ जाए तो हमें पता है कि एल्कोहल ऐसा फंक्शनलिटी था जिसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं था और एक ऑक्सीजन भी था। ईथर भी एक ऐसा फंक्शनलिटी था जिसमें एक ऑक्सीजन था और रिमेनिंग कार्बन हाइड्रोजन थे, और कहीं पर भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं था। तो यहां पर बोल सकते हैं कि अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा एक ऑक्सीजन एटम हो और ड्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, या तो कोई एल्कोहल होगा नहीं तो ईथर होगा। ठीक है। अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा सिंगल ऑक्सीजन हो, सिंगल ऑक्सीजन एटम हो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा, उसमें केवल और केवल एक ही ऑक्सीजन एटम हो और ड्यू 1 आ जाए, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी होगी वो कोई एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा कि एल्डिहाइड की फंक्शनलिटी में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हाइड्रोजन है, तो हमारा मल्टीपल बॉन्ड भी 1 हो गया और एक ऑक्सीजन एटम हो गया। कीटोन में भी क्या होता है, एक मल्टीपल बॉन्ड होता है,
तो हमारा एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जा रहा है। ऐसा भी हो सकता है साइक्लिक ईथर हो, इस तरीके का कुछ, एक रिंग हो गया, ड्यू मेंटेन हो गया और एक ऑक्सीजन भी हो गया। बात समझ में आ रहा है ना? मैं क्या कर रहा हूं, मैं हमेशा यही कोशिश कर रहा हूं, या तो एक पाई बॉन्ड हो या फिर एक क्लोज रिंग हो। ड्यू वन होने का मतलब तो यही हुआ। अब पाई बॉन्ड से रिलेटेड एल्डिहाइड हो सकता है, नहीं तो कीटोन हो सकता है। अगर रिंग की बात करें तो साइक्लिक ईथर हो सकता है, ऐसे ये ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा हो, एक रिंग भी हो गया, तो ईथर के साइक्लिक ईथर हो सकता है। कोई अनसेचुरेटेड एल्कोहल हो सकता है, जैसे अनसेचुरेटेड एल्कोहल की बात करूं अगर मैं, तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, ऐसा भी तो हो सकता है अनसेचुरेटेड एल्कोहल हो, जहां पर एक मल्टीपल बॉन्ड भी हो गया तो ड्यू वन मेंटेन हो गया और एक ऑक्सीजन एटम भी हो गया। तो ऐसा भी कोई कंपाउंड हो सकता है जिसमें क्या हो, कार्बन हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन हो और ड्यू कितना है, 1 आए, तो या तो वो एल्डिहाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, साइक्लिक ईथर हो सकता है, या फिर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो सकता है। बोलो भाई, सही है क्या? सही है? सही तो ये है, बस आपको सही सही समझ में आ जाए। बोलो बच्चों, सही है? चलो आगे बात करें। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा 2 ऑक्सीजन एटम हो, कितने ऑक्सीजन एटम? 2 ऑक्सीजन एटम, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होगी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड हो, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में आप जानते हैं ऐसा कुछ ग्रुप था कार्बोक्सिलिक एसिड का, 2 ऑक्सीजन और एक पाई बॉन्ड वाला। या कोई एस्टर भी हो सकता है, एस्टर में भी तो था ये, एक पाई बॉन्ड हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गए। तो ये कुछ हमारे पॉसिबल कंपाउंड बन सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन के अलावा अगर 2 ऑक्सीजन एटम है उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, तो या तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, एस्टर हो सकता है, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकता है, हाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का मतलब ये हो गया कि कोई एल्डिहाइड ग्रुप हो और कहीं पर किसी चेन में जाकर क्या हो, OH हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बोलो भाई, हाइड्रोक्सी ग्रुप भी और एल्डिहाइड, तो 2 ऑक्सीजन एटम हो गया ना, एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया यहाँ पर और एक ऑक्सीजन एटम ये हो गया और डबल बॉन्ड भी हो गया। तो मैं बेसिकली ड्यू को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं और 2 ऑक्सीजन को मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जिससे मैं सारे के सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप हमारे सामने आते हैं। ठीक, अगर सपोज करो कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन एटम हो, एक नाइट्रोजन एटम, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में आपका क्या हो, एक नाइट्रोजन एटम हो, तो और ड्यू 0 आ जाए, तो सिंपल सा फंडा है, कहीं पाई बॉन्ड नहीं है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो वो अमीन ही होगा। हाँ, ये हो सकता है कि वो प्राइमरी अमीन हो, सेकेंडरी अमीन हो, टर्सरी अमीन हो। वो प्राइमरी अमीन भी हो सकता है, सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है और टर्सरी अमीन भी हो सकता है। ऐसे ही अगर कार्बन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन हो और ड्यू 1 आ जाए, तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है इमीन होने की। जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन होता है, ऐसी फंक्शनलिटी को क्या बोलते हैं हम, इमीन बोलते हैं। तो ये फंक्शनल, ये हमारा कंपाउंड हो सकता है कि वो इमीन हो। ठीक, चलिए कुछ क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें हम देखेंगे डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का कैसे यूज किया जाता है स्ट्रक्चर को बनाने में। ड्यू 0 आएगा तो मतलब कोई पाई बॉन्ड नहीं है, कोई रिंग नहीं है। ड्यू 1 आया तो एक पाई बॉन्ड होगा, नहीं तो एक रिंग होगा। ड्यू 2 आएगा तो या तो 2 पाई बॉन्ड होंगे, है ना, या तो रिंग होगा। रिंग कितने होगा, हो सकता है एक रिंग हो, एक पाई बॉन्ड हो सकता है 2 पाई बॉन्ड हो सकता है 2 रिंग हो। तो इस तरह से स्ट्रक्चर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, या जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है वो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? चलिए, जैसे क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ ऑल पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग। इससे रिलेटेड सभी के सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने हैं। इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड हर तरीके के स्ट्रक्चर को मुझे ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका ड्यू निकालूंगा। ड्यू का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, C+1 माइनस H प्लस एक्स माइनस एन होल डिवाइडेड बाई 2। ठीक, तो यहां पे कार्बन कितने हैं, कार्बन कितने हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में, 5 है। तो ये हो गया 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं बेटा,
13 13। कोई हेलोजन एटम है नहीं, लेकिन एक नाइट्रोजन एटम तो है, तो -1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो गया 6 -12/2, मतलब ये भी हो गया क्या 6 - 6 = 0। मतलब इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैंने जब ड्यू निकाला तो क्या यार 0 आ रहा है। इसका मतलब इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी क्लोज रिंग नहीं है। जब कार्बन हो, याद कीजिए अभी मैंने आपको बताया, जब कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और नाइट्रोजन हो और ड्यू 0 आए तो क्या होगा, वो अमीन होगा। वो प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्सरी भी हो सकता है। तो हमने यहां पर इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड क्या निकाला, पहले ड्यू निकाला। कभी भी आपको यही काम करना है, जब भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने की बात आए तो आप देखेंगे उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड ड्यू कितना आ रहा है। तो ड्यू आ गया 0 और नाइट्रोजन एटम है तो ये तो या प्राइमरी एमीन होगा, नहीं तो सेकेंडरी एमीन होगा, नहीं तो टर्सरी एमीन होगा। तो चलिए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, क्योंकि सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर मुझे ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले मैं प्राइमरी एमीन ड्रॉ करता हूं। प्राइमरी एमीन किसको बोलते थे, जिसमें नाइट्रोजन केवल एक ही कार्बन से जुड़ा हो, उसको क्या बोलते थे, प्राइमरी एमीन बोलते थे। चलिए बात करते हैं उससे पहले 5 कार्बन का स्केलेटन अगर मुझे ड्रॉ करना हो तो कितने तरीके से 5 कार्बन का स्केलेटन ड्रॉ कर सकता हूं। देखो इस तरह से ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, और 5 कार्बन का स्केलेटन ऐसे भी हो सकता है। अब इन सभी स्ट्रक्चर से मैं प्राइमरी एमीन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 5 कार्बन के स्केलेटन हमारा ऐसा ही होगा, या तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा होगा, यही पॉसिबिलिटीज है। मुझे क्या ड्रॉ करना है, प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन की डेफिनेशन क्या थी, नाइट्रोजन केवल और केवल एक कार्बन से अटैच्ड हो। अगर मैं इसमें बात करूं तो प्राइमरी अमीन सबसे पहले ड्रॉ कर रहा हूं, तो प्राइमरी अमीन यहां पर NH2 लगा दो, ये प्राइमरी अमीन हो जाएगा। मैं इसी स्केलेटन में यहां पर NH2 लगा दूं तो ये भी तो प्राइमरी अमीन है और ये इससे डिफरेंट भी है। तो हर एक स्केलेटन से जितनी भी पॉसिबिलिटी है प्राइमरी अमीन बनाने की, पहले मैं वो बना रहा हूं, ठीक है। ऐसे ही अगर नाइट्रोजन एटम यहां जुड़ा होता तो ये भी अलग है, ये भी प्राइमरी अमीन है, क्योंकि ये नाइट्रोजन सिंगल कार्बन से जुड़ा है। यहां पर भी नाइट्रोजन सिंगल कार्बन से जुड़ा है, यहां पर भी नाइट्रोजन सिंगल कार्बन से जुड़ा है। अगर यहां पे बात करें हम कि इस स्केलेटन, अब इसमें और कोई पॉसिबिलिटीज है क्या, इस स्केलेटन में मैं यहां लगाऊंगा तो यही तो बन जाएगा, यहां लगाऊंगा तो यही तो बन जाएगा। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटी है पार्टिकुलरली इस स्केलेटन से प्राइमरी मीन ड्रॉ करने की। अब बात करें इस स्केलेटन से कितने प्राइमरी मीन मैं ड्रॉ कर सकता हूं इस पार्टिकुलर स्केलेटन से। तो देखिए मैं यहां पर NH2 लगा दूं तो ये भी प्राइमरी मीन है, ये दोनों कार्बन आइडेंटिकल है ना। अगर मैं यहां NH2 लगा दूं तो ये मेंशन हो जाएगा हमारा, यहां लगा दूं तो ये मेंशन हो जाएगा, तो दोनों कार्बन हमारा क्या है, आइडेंटिकल है, ठीक। अगर मैं NH2 यहां लगा दूं तो ये भी तो प्राइमरी अमीन है। इवन इस स्केलेटन में मैं NH2 यहां लगा दूं, ये भी प्राइमरी अमीन है, और सभी अलग है भाई। अगर इस पार्टिकुलर स्केलेटन में यहां NH2 लगा दो, ये भी एक प्राइमरी अमीन है, और इसमें तो चारों के चारों कार्बन क्या है, आइडेंटिकल हैं, तो किसी एक जगह पर ही लगा लीजिए, ये आपका प्राइमरी अमीन है। तो हमने कितने प्राइमरी अमीन ड्रॉ किए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। मतलब मैं बोल सकता हूं, अगर मान लीजिए पूछा जाता इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से मैं कितने प्राइमरी अमीन ड्रॉ कर सकता हूं, तो मैं कितने प्राइमरी अमीन बनाता, कितना आंसर करता, 8 प्राइमरी अमीन है। बात समझ में आ रही है ना, क्लियर है सबको। चलिए तो मैं प्राइमरी अमीन अभी ड्रॉ किया, भाई इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से सेकेंडरी अमीन भी हो सकता है, टर्सरी अमीन हो सकता है। तो चलिए ये सभी के सभी क्या हो गए आपके प्राइमरी अमीन। क्या इससे ज्यादा कोई प्राइमरी अमीन ड्रॉ कर सकता हो क्या इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से, नहीं। ये सारे के सारे पॉसिबल, ये सारे के सारे पॉसिबल प्राइमरी अमीन्स है, ठीक। अब बात करते हैं कि इस पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से रिलेटेड सेकेंडरी अमीन ड्रॉ करने की। सेकेंडरी अमीन में क्या होता है आपका, सेकेंडरी अमीन में क्या होता है, नाइट्रोजन डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा होता है। हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में हमारे पास कार्बन कितने हैं, 5 है। चलिए तो सेकेंडरी अमीन ड्रॉ करने के लिए हमें पता है कि सबसे पहले ये कर लेंगे हम,
क्योंकि ये तो होगा कि नाइट्रोजन 2 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा। हमारे पास कितने कार्बन बच गए? 3 कार्बन और बच गए। 2 कार्बन तो हमने लगा दिया। अब उन 3 कार्बन को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं वो देखता हूं। ये 3 कार्बन यहां लगा दूं, ये पॉसिबिलिटीज है। 3 कार्बन जब मैंने लगाया इधर एक कार्बन रख के, तो ऐसे भी लगा सकता था, है ना। जितने पॉसिबिलिटीज होगी सब सारी के सारी पॉसिबिलिटी मैं ड्रॉ करूंगा। मैं ऐसे भी कर सकता था। अब देखो सारे स्केलेटन अलग अलग है भाई। इसमें 4 कार्बन 5 कार्बन हो गया, एक नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ गया। इसमें भी देखिए नाइट्रोजन 2 कार्बन जुड़ा हो गया। कितने कार्बन है आपके? 4 कार्बन इधर, 5वां कार्बन इधर, ऐसे ड्रॉ कर लिए। ऐसा भी तो हो सकता था कि दोनों तरफ ऐसे हो सकता था क्या स्ट्रक्चर? 5 कार्बन का सेकेंडरी एमीन, 3 कार्बन इधर और 2 कार्बन इधर। ऐसा भी हो सकता था, ये भी पॉसिबिलिटीज है। बोलो भाई। तो ये मैंने सेकेंडरी एमीन ड्रॉ किए हैं। देखो ध्यान से समझते रहना, हर एक पॉसिबिलिटी को आपको चेक करना है। हमारे पास 5 कार्बन है और नाइट्रोजन है, सेकेंडरी एमीन ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कार्बन इधर, 4 कार्बन, एक कार्बन इधर, 4 कार्बन इधर, मतलब स्केलेटन थोड़ा चेंज कर दिया। ऐसा भी हो सकता था क्या? कोई अदर पॉसिबिलिटी बन रही है इस स्केलेटन को चेंज करने की? नहीं, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं बन रही। ठीक, अगर मैं देखूं तो मैं इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूं। तो ये भी सेकेंडरी एमीन है और ये भी हमारा सेकेंडरी एमीन है। क्या इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटीज हो सकती है ड्रॉ करने की? वो सोचिए आप, ये आपका काम है। ठीक, इसके अलावा क्या और कोई पॉसिबिलिटीज हो सकती है? क्या यही पॉसिबिलिटी है या कोई अदर पॉसिबिलिटी भी हो सकती है? क्या कोई अदर पॉसिबिलिटी हो सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, तो इसको चेक कर लेंगे। ऐसे अगर मुझे टर्सरी एमीन ड्रॉ करना होता, टर्सरी एमीन, तो मैं क्या करता, नाइट्रोजन से 3 कार्बन जोड़ देता। सबसे पहले हमारे पास 2 कार्बन, मैं 2 कार्बन को यहां लगा सकता हूं, दोनों को एक साथ। ऐसा भी कर सकता था ना मैं कि दोनों कार्बन को ऐसे न लगाकर ऐसे लगा देता, तभी तो हमारा क्या हो जाता, काम हो जाता। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा भी हो सकता था, 2 कार्बन इधर, 2 कार्बन इधर और 1 कार्बन इधर। मैंने पहले क्या किया, 3 कार्बन इधर लगा दिया, 1 कार्बन यहां, 1 कार्बन यहां। फिर ये 3 कार्बन ऐसा भी तो हो सकता था, ये भी क्या है, टर्सरी एमीन है। 3 कार्बन जोड़ने के बाद हमारे पास 2 कार्बन ही जोड़ने के बाद 2 कार्बन एक ही साइड जोड़ सकता था, और 2 कार्बन को ऐसे भी जोड़ सकता हूं मैं, यहां और यहां। तो ये क्या हो गया, हमारा टर्सरी एमीन हो गया। ये भी टर्सरी एमीन है, ये भी टर्सरी एमीन है और ये भी टर्सरी एमीन है। ठीक है ना भाई। तो इस तरीके से मैं पार्टिकुलरली डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का यूज करके मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकता हूं। जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से रिलेटेड इस तरह के प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि किसी भी पार्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम कितने स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। और ये जितने भी स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो सभी एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, आइसोमर्स। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, चाहे जिस तरह से प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर कोऑपरेशन।